नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज फिर एक किताब के साथ आया हूं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। घबराइए मत, ये किताब जितनी भारी भरकम लगती है उतनी है नहीं। ये बहुत पतली सी, प्यारी सी और बड़ी काव्यात्मक किताब है। ये सच है कि इस किताब ने इतिहास का और उम्मीदों का बहुत बड़ा बोझ पिछली करीब पौने 2 सदियों में, यानी करीब 175 वर्षों में इस किताब ने बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों पे उठाया है। लेकिन ये बड़ी प्यारी किताब है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये भी मत डरिए कि आपको कम्युनिस्ट बना देगी। कोई किताब आपको कम्युनिस्ट नहीं बना सकती। कम्युनिस्ट आपको आपके हालात बनाते हैं, जीवन और समाज के प्रति आपका बदलता नजरिया बना सकता है। और हम तो एक ऐसे दौर में हैं जब कम्युनिज्म को एक हारी हुई बीते दौर की विचारधारा के रूप में देखा जा रहा है। अभी अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए। केरल में लेफ्ट पार्टी की सरकार गई और 1977 के बाद 50 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी भारत के राज्य में कहीं किसी कम्युनिस्ट पार्टी की कोई सरकार नहीं बची। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की कि जनता मार्क्सवाद को, कम्युनिज्म को नकार चुकी है। ये पिछड़ी हुई विचारधारा है जिसे छोड़ भारत आगे बढ़ चुका है। क्या ये सच है? सच और झूठ की पड़ताल भी नहीं पड़ते हैं, इस किताब पे आते हैं। क्योंकि उस विषय पे आऊंगा तो थोड़ा विषयांतर भी हो जाएगा और बहुत सारी दूसरी बातें निकल पड़ेंगी जिनकी वजह से इस किताब की चर्चा अधूरी रह जाएगी। तो पहली बात तो बता दूं कि जो किताब है, ये किताब मार्क्स और एंगल्स ने, कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर लिखी थी। लंदन में कम्युनिस्ट लीग की बैठक हुई थी जब छिटपुट कम्युनिस्ट आंदोलन अलग अलग जगहों पे चल रहे थे, जब मजदूर टुकड़ों टुकड़ों में पिट रहे थे और हार रहे थे, जब यूरोप सुलग रहा था मजदूर आंदोलनों के दबाव में। तब ये किताब उन्हें लिखने को कहा गया कि कम्युनिस्टों का अपना एक घोषणा पत्र हो, एक मैनिफेस्टो हो। और 1847 में कम्युनिस्ट लीग की बैठक लंदन में हुई और 1848 में ये किताब, बहुत छोटी सी पुस्तिका, किताब भी नहीं कह सकते हैं, ये पुस्तिका सामने आई। और क्या पुस्तिका है ये घोषणा पत्र बिल्कुल काव्यात्मक ढंग से शुरू होता है। उसके पहले एक बात और याद दिला दूं, ये किताब 1848 में आती है, यानी ठीक से देखिए तो 1789 में अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, उसके 59 साल बाद, 59 ईयर्स आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और 1917 में जो फ्रांसीसी रूसी क्रांति होती है, उसके 69 साल पहले, बिफोर द 69 ईयर्स ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। यानी ये किताब लगभग आधी सदी के अंतराल पे दोनों क्रांतियों के बीच एक पुल जैसा प्रतीकात्मक ढंग से बना डालती है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा था, बंधुत्व का, भाई, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, और जो रशियन रिवॉल्यूशन तक आते आते एक शक्ल लेता है, उसके बीच 1848 में ये किताब आती है और बहुत सारे विफल हुए मजदूर आंदोलन आते हैं। इस किताब की भूमिका कई बार लिखी गई। जब जब इसके अलग अलग संस्करण आए, जैसे मेरे पास जो संस्करण है, ये तो बहुत हाल का है। इसमें 1872 के जर्मन संस्करण, कई संस्करणों की भूमिका है, जर्मन संस्करण की भूमिका भी है। और 1872 में, यानी करीब 24 साल बाद इस किताब के प्रकाशन के, कार्ल मार्क्स और एंगल्स मानते हैं कि दुनिया इन 25 वर्षों में बहुत बदली है, जिसका शायद इस तरह उन्होंने अनुमान नहीं किया था। शायद कुछ बदलाव किताब में भी होते,
लेकिन इसके बाद जो उनका महत्वपूर्ण वाक्य है वो ये है कि अब ये किताब नहीं बदल सकती, अब ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे बदलने का अधिकार इसके लेखकों को भी नहीं है। 1883 में इसका एक और संस्करण आता है। इसके पहले की भूमिकाएं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिलकर लिखी हैं, लेकिन जो 1883 की भूमिका है, जून में लिखी गई है, वो अकेले फ्रेडरिक्स ने लिखी है, एंगल्स ने लिखी है, क्योंकि कार्ल मार्क्स दुनिया छोड़ चुके हैं। वो हाईगेट सिमेट्री में सोए हुए हैं, ये एंगल्स लिखते हैं 1883 में। मैं एक नए ढंग से सोचता हूं। कार्ल मार्क्स इस किताब में इतिहास के पूरे चक्र को देख रहे हैं, समाज की अलग अलग व्यवस्था को देख रहे हैं। वो कहते हैं किताब की शुरुआत यानी घोषणा पत्र की शुरुआत इस तरह होती है कि एक प्रेत यूरोप पे मंडरा रहा है, कम्युनिज्म का प्रेत। वो बताते हैं कि कम्युनिज्म कैसे यूरोप को डरा रहा है इन दिनों। और किताब जहां शुरू होती है तो बिल्कुल पोएटिक शुरुआत है, बिल्कुल काव्यात्मक शुरुआत। वो बोलते हैं कि समाज का इतिहास हमेशा से संघर्षों का इतिहास रहा है, गुलाम और आजाद के बीच का संघर्ष, अमीरों और गरीबों के बीच का संघर्ष, राजा और प्रजा के बीच का, अंततः शोषक और शोषित के बीच का, कभी छुपा हुआ संघर्ष, कभी खुला हुआ, बिल्कुल सामने आया संघर्ष। वो बताते हैं कि हर दौर में धीरे धीरे समाज स्थिर होता है, लेकिन उसकी कई श्रेणियां बनती चली जाती हैं, और इन्हीं श्रेणियों में सबसे नीचे जो होता है वो मजदूर आता जाता है। वो बुर्जुआजी की बात करते हैं। बुर्जुआ असल में अब तो धीरे धीरे उसके मायने बहुत बदल चुके हैं, लेकिन असल में ये वो पूंजीवादी तबका था जो उद्योग धंधे में पूंजी लगाता था, लोगों को जुटाता था। और मार्क्स ने कहा कि औद्योगिक क्रांति के साथ साथ ये तबका, ये बुर्जुआ वर्ग बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इसने समाज के लगभग हर मोर्चे को, हर बुनियाद को लगभग तोड़ डाला। वो बुर्जुआजी द्वारा की गई क्रांतियों को भी देखते हैं कि चुपचाप उसने कैसी क्रांति कर दी। वो सामंती समाज के मलबे से पैदा हुआ था, और वो पुराने रिश्तों को, जिसमें थोड़ी भावुकता होती थी, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का एक कॉन्सेप्ट होता था, धर्म आता था बीच में, राजा आता था बीच में, इन सब को ध्वस्त कर दिया। शोषण के जो तर्क खोजे जाते थे कि तुम्हें अगले जन्म में कुछ और मिलेगा, तुम्हें ईश्वर इस तरह के वरदान देगा, तुम वफादारी का इनाम ये पाओगे, तो ये सब खत्म हो गया। अब इंसान और इंसान के बीच का रिश्ता जो है, हिसाब किताब पे टिका था, कैश के लेन देन पे टिका था। एक नया संबंध पुनर्व्याख्यायित हो रहा था, और एक बड़ा बाजार उभर रहा था जिसमें इतना सामान बन रहा था जिसकी खपत के लिए और नए बाजार खोजे जा रहे थे। कारखाने बहुत बड़े होते जा रहे थे और कामगार उसी ढंग से बढ़ रहे थे। असल में इस बुर्जुआ वर्ग ने और इसकी क्रांति ने एक नया कामगार तबका पैदा किया। ये वो कामगार था जो धीरे धीरे मशीन का पुर्जा होता चला गया। वो कोई पूरी चीज नहीं बनाता था, वो असेंबली लाइन का एक हिस्सा था। उत्पादन में जो सृजन की खुशी है उसके हाथ से छिनती चली गई। वो मशीन की जगह, मनुष्य की जगह मशीन होता चला गया, और इस मशीन को मिलता बहुत कम था। सबसे कम साधन इसके पास आते थे, और इसी से वो बोलते हैं कि मजदूरों के बीच असंतोष पैदा होता है। वो संगठित होते हैं, वो लड़ते हैं, वो पराजित होते हैं, लेकिन दुनिया भर के मजदूरों को अंततः एक होना होगा। पहले वो अपने कारखानों में, अपने क्षेत्रों में, अपने राज्यों में, अपने देशों में तरह तरह के संघर्ष करेंगे। वो ये भी बताते हैं कि फांक सिर्फ बुर्जुआ और सर्वहारा की नहीं है, फांक सिर्फ पूंजीवादी और पूंजीहीन की नहीं है। पूंजीवादियों के भी आपसी संघर्ष हैं, उनमें भी कई श्रेणियां हैं और वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन अंततः जो स्वार्थों का खेल है
उसमें इस तबके को पीछे छूटता जाना है। इसलिए वो बोलते हैं कि इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि आप लड़के उनको पराजित नहीं कर सकते, आपको उत्पादन का, संबंधों का, समाज का पूरा ढांचा बदलना होगा। दोस्तों, धीरे धीरे कविता जो है क्रांति के उस रास्ते की ओर जाती है जिस पे चलते हुए हमारी तरह के लोग डर ना जानते हैं, थोड़े डर से जाते हैं। नहीं, कोई हिंसा की बात इसमें नहीं है। ये सच है कि आने वाले दिनों में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो तीन बातें मार्क्स बहुत साफ कहते हैं। वो कहते हैं कि पूंजी और संपत्ति एक चीज नहीं है, संपत्ति अलग है, पूंजी अलग है। पूंजी व्यक्तिवादी होती है, उसका सार्वजनिकरण जरूरी है। वो कहते हैं कि पूंजी जो है उसकी एक जो पूरी व्यवस्था है उसकी एक सार्वजनिक व्यवस्था होनी चाहिए। हमें सर्वहारा को, मौजूदा सत्ता को पलट के अपनी सरकार बनानी होगी। वो अंत में 10 पॉइंट देते हैं, जो मैं एक एक पॉइंट अगर रखने लगूंगा। एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन लैंड एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑल रेंट्स ऑफ लैंड टू पब्लिक पर्पसेस, यानी जमीन से जो कुछ भी हासिल हो रहा है वो ये किसी भी कम्युनिस्ट आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए। वो अंत में यहां आते हैं। ए हेवी प्रोग्रेसिव और ग्रेजुअल इनकम टैक्स, यानी जो इनकम टैक्स लगाया जाता है पहले कम पर कम और ज्यादा पे ज्यादा, वो हेवी इनकम टैक्स हो। वो एबॉलिशन ऑफ ऑल राइट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत के, आपकी संपत्ति का, आपके पुरखों की संपत्ति पे आपका अधिकार है, ये अधिकार खत्म हो। ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं, ऐसी बहुत सारी घोषणाएं हैं जो आपको डरा सकते हैं। इक्वल लायबिलिटी टू ऑल ऑफ ऑल टू वर्क, काम में सबकी बराबर की जवाबदेही। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल आर्मीज स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर, औद्योगिक सेनाओं की स्थापना खास तौर पे कृषि के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो निर्माण उद्योग हैं उनको खेती के साथ जोड़ना। ऐसे और भी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन द हैंड ऑफ स्टेट, राज्य के हाथों में संचार और परिवहन की पूरी व्यवस्था हो। जो आखिरी मुद्दा है बहुत आकर्षक है। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन पब्लिक स्कूल्स, एबॉलिशन ऑफ चिल्ड्रंस फैक्ट्री लेबर इन द प्रेजेंट फॉर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन विद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये 10 पॉइंट उन्होंने इस किताब में मोटे तौर पे अंत में रेखांकित किए हैं, जिनमें बच्चों को पढ़ाना सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट लगता है। क्या ये सपना, इस सपने को पहुंचने की जो कोशिश चीन में हुई, जो कई दूसरे देशों में हुई, एक समय लगता था, दिलचस्प ये है, जो इतिहास की अवधारणा मार्क्स की थी उससे लगता था कि जर्मनी में सबसे पहले क्रांति आएगी। वो आई रूस में। और एक दौर में जब 1848 में किताब आई थी और जब 1850 और 60 के दशकों में मजदूर आंदोलन अपने चरम पे थे, तो यूरोप जार को, रूस के जार को अपने मसीहा की तरह देख रहा था कि जार आएगा तो सबको मुक्ति दिलाएगा, इन मजदूर आंदोलनों को खत्म करेगा। लेकिन मजदूर जार के रूस में घुस गए। 1917 में उन्होंने वो क्रांति की जिसके पहले मार्क्स आंख मूंद चुके थे। आज इस किताब को याद करना, यह सच है कि हम सब जिस पूंजीवादी व्यवस्था में हैं, जिस लोकतांत्रिक सहमति के दौर में हैं, उसमें एक कल्पनातीत है कि हम संचार के साधनों को, हम परिवहन के साधनों को सरकार के हवाले छोड़ दें। ये हमारे यहाँ था। हमने टेलीफोन सिस्टम अपना पुराना देखा है, हमने अपनी पुरानी रेल बस सेवाएं देखी हैं, लेकिन उसके समानांतर जो नई सेवाएं विकसित हुई हैं, क्या हमने कभी उनका हिसाब लगाया है? वो हमें क्या दे रही हैं और हमसे कितना कुछ वसूल रही हैं? इन्होंने चुपचाप कैसे हमारी निजता का हरण कर लिया, कैसे ये हमारी इच्छाओं को चुपचाप हमारे जाने बिना बाजार के हाथों बेच रही हैं, किस तरह उन्होंने हमारे आलस्य को भी अपनी संपत्ति बनाया है। मोदी कहते हैं कि मार्क्सवाद गुजरा हुआ विचार है, कहीं मार्क्सवादी सरकार नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है,
लेकिन ये कम्युनिस्ट विचारधारा की विफलता नहीं है। सच यह है कि 19वीं सदी में 3 बड़े ऐसे विचार हुए जिन्होंने उनके पहले के सोचे हुए सब कुछ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक डार्विन था जिसने विकासवाद का सिद्धांत दिया और कहा कि मनुष्य जो है एक विकास क्रम का नतीजा है, किसी आदम की पसली से हव्वा पैदा नहीं हुई है। और तो इस तरह की बातें। फ्रायड हुआ जिसने कहा कि अवचेतन में बसती हमारी असली दुनिया। और तीसरा मार्क्स हुआ जिसने इतिहास और समाज और पूंजी के और मनुष्य के संबंधों की व्याख्या की। कहा कि लेबर भी एक मशीन में एक पूंजी के उपकरण में बदला जा रहा है, पूंजी पूंजी पैदा कर रही है। देखिए कि मार्क्स ने जब आंख मूंद ली थी तब उस समय रोशनी तक नहीं थी, यानी बिजली नहीं थी। रोशनी से मेरा मतलब इस कृत्रिम प्रकाश से है। बल्ब नहीं देखा था अपने जीवन काल में कार्ल मार्क्स ने। तो मार्क्स ने तब भी जो शोषण देखा था, बल्ब की रोशनी में, कारखानों में 24 घंटे चलती आने जाने वाली लाइट्स में जो शोषण हुआ, जिसको 19वीं सदी के बाद के दशक में, 20वीं सदी के अंत तक या अब भी हम तमाम लोग जिसके गवाह हैं, दुनिया भर का साहित्य जिसके अंधेरे में, जिसकी रोशनी में लिखा गया, जिस दुनिया भर की कविता जिसके लिए लिखी गई, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई, पूंजीवाद ने अपना चरित्र बदला। आज भी मार्क्सवाद सिर्फ इसलिए पिछड़ी हुई विचारधारा नहीं है कि वो उससे प्रेरित विचारधारा की कोई सरकार नहीं है, बल्कि वो एक दूर लगता असंभव स्वप्न जरूर है, लेकिन एक जरूरी यथार्थ है जिसकी ओर देर सवेर भारतीय समाज को, दुनिया के समाज को जाना पड़ सकता है। इसलिए भी कि मार्क्स ने जो उत्पादन का चरम देखा था, मनुष्य की शक्ति का प्रदर्शन देखा था, एक विराट रूप उसने देखा था, आज हम उसका एक दूसरा रूप देख रहे हैं। अचानक जो एआई का खतरा है वो इतना बड़ा माना जा रहा है, पर्यावरण का खतरा है वो इतना विकट माना जा रहा है, जैसे हमने अपने लिए एक फंदा तैयार कर लिया है। समाज में जो टूटन है, परिवार में जो घुटन है, कल कारखानों में, विश्वविद्यालयों में जो अराजकता है, जो बिल्कुल एक नई तरह की गुलामी है, जिसमें इंसान बस वेतन लेने वाला एक शख्स रह गया है जिसकी नौकरी खतरे में है। इन सबके बीच समानता के एजेंडे को, मनुष्य के सहज अधिकार को स्थापित करने वाला कोई भी घोषणा पत्र मनुष्यता के इतिहास में कभी भी पुराना नहीं पड़ेगा। वो हमेशा नया बना रहेगा। हम उससे आंख चुरा कर चाहे जितनी दूर चलना चाहें, लेकिन अंततः किसी भी रूप में रोशनी तो हमें वहां से भी लेनी पड़ेगी। शुक्रिया।